बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक देहाती अपने बेटे को कराची क्लिफ्टन के एक मशहूर इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करवाने ले गया। प्रिंसिपल ने लड़के का इंग्लिश में इंटरव्यू लिया और उसके बाद जब लड़का नाकाम हुआ तो उसके वालिद से कहा कि आपका बेटा इस इदारे के काबिल नहीं है। बेहतर यही है कि आप अपने बेटे को वापस अपने देहात ले जाएं और इससे गाय भैंसों के गोबर साफ करवाएं। ये एक ऐसा तंज था जिसको सुनकर लड़के की आंखें सुर्ख हो गई। लड़के ने प्रिंसिपल से कहा कि एक दिन जरूर आएगा जब आप मुझसे मिलने के लिए तरसेंगे। प्रिंसिपल ये सुनकर मुस्कुराने लगा। लड़का अपने बाप के साथ वापस लौट आया और उसके बाद घर की छत पर सोना शुरू कर दिया। उसका बाप हैरान हुआ कि उसके बेटे को आखिर हुआ क्या है। एक दिन उसने छत पर झांक कर देखा तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सबसे कम उम्र साइंसदान डॉक्टर अब्दुल समद बलोच की दास्तान, जिनको कराची के एक स्कूल प्रिंसिपल ने कहा था बेहतर ये होगा कि तुम गांव जाओ और अपने वालिद साहब के साथ जमीनों पर मदद करो। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के पसमानदा जिला केच के दूर दराज गांव बलीदा के रिहायशियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके इलाके के एक मुतवस्सित तबके के जमींदार का बेटा खलाई टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला साइंसदान और बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट का सबसे कम उम्र सीनियर रिसर्च साइंसदान और फेलो होने का एजाज हासिल करने वाला है। मेरा ताल्लुक एक ऐसे इलाके से है जहाँ पर तालीम का कोई ज्यादा रिवाज नहीं था, बल्कि पूरे इलाके में गिनती ही के चंद लोग होंगे जो खत वगैरह पढ़ सकते होंगे। मेरे वालिद और वालदा ने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था, मगर बचपन ही से उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम पढ़ लिख जाएं। हम जमींदार जरूर हैं और ज़मीनें भी काफ़ी हैं, मगर हमारी ज़मीनों पर वो पैदावार नहीं होती जो होनी चाहिए। चुनाचे वालदा मेरी ज़रूरतें पूरी करने के लिए क्या क्या करती थी बयान नहीं कर सकता। इससे बढ़कर ये कि वालिद साहब को इकबाल के कुछ अशआर याद थे जो वो मुझे और मेरे भाइयों को हर वक्त सुनाया करते थे, जिससे हिम्मत बंध जाती थी। पढ़ाई में मेरी दिलचस्पी को देखते हुए वालिद साहब हमें साथ लेकर कराची के इलाके लियारी पहुंच गए। जब मैं पहली मर्तबा कराची गया तो यकीन करें कि मुझे ऐसे लगा कि ये कोई और ही दुनिया है। लोग, गाड़ियाँ, ट्रैफिक और रोशनियां देखकर हैरत ज़दा रह गया था। रात के वक्त जलती लाइटें देखकर मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं किसी रोशनियों के शहर में पहुंच गया हूँ। लियारी में एक उर्दू मीडियम स्कूल में दाखिला लिया, मगर जल्द ही अंदाजा हो गया कि जब तक अंग्रेजी अच्छी नहीं होगी उस वक्त तक तरक्की करना मुमकिन नहीं है। उस सूरत हाल का अंदाजा होने के बाद वालिद साहब को बताया कि मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला लेना है, जिस पर वालिद साहब मुझे क्लिफ्टन कराची में वाक़े शोहरत याफ्ता स्कूल ले गए, जो कि उनकी इस्तात से बढ़कर था, लेकिन उन्होंने मेरे शौक की खातिर मुझे वहाँ पढ़ाने की ठान ली थी। मैं एक देहाती बच्चा था जो शहरी तरीके से ज़्यादा तो नहीं जानता था, मगर मेरे पास वालिदैन का दिया हुआ एतमाद और कुछ कर गुजरने का हौसला था। उस मौके पर प्रिंसिपल साहिबा ने अपने दफ्तर में वालिद साहब की मौजूदगी में मेरा इंटरव्यू लिया और अंग्रेजी ही में मुझसे बातचीत शुरू कर दी। हालांकि वालिद साहब ने प्रिंसिपल को पहले बताया था कि ये यहाँ दाखिला लेना ही इसलिए चाहता है कि उसकी अंग्रेजी बेहतर हो सके। सूरत हाल ये थी कि अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं थी, मगर समझ लेता था। सबसे पहले अंग्रेजी में मेरा नाम पूछा, जिसका मैंने उर्दू में जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि वालिद साहब क्या करते हैं। मैंने बताया कि ज़मीनों पर काम करते हैं। इस तरह उन्होंने कुछ और सवाल पूछे, जिसमें से कुछ समझ में आए और कुछ नहीं। शायद उनको उर्दू में मेरे जवाब नागवार गुजरे। हालांकि मैंने उनको ये बताने की भी कोशिश की थी कि अगर मुझे दाखिला मिल गया तो मैं बहुत मेहनत करूँगा, मगर उसके बावजूद उन्होंने आखिर में मुझे कहा बेहतर यही होगा कि तुम गांव जाओ और अपने वालिद साहब के साथ ज़मीनों पर मदद करो। उसने मेरे बाप की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप अपने बेटे को अपने साथ वापस गांव ले जाएं। ये गाय भैंसों के गोबर साफ करेगा, क्योंकि इसकी औकात इस इदारे में पढ़ने की नहीं है।
मुझे नहीं लगता कि ये इस इदारे में टिक पाएगा और आपके बेटे में इतनी अहलियत है ही नहीं। प्रिंसिपल के अल्फाज सुनकर मेरे वालिद के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। ये ऐसे अल्फाज थे जिनको सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जबकि वालिद साहब मुझसे नजरें चुरा रहे थे, मैंने बगैर सोचे प्रिंसिपल से कहा कि कुछ अर्से बाद आप मुझसे मिलने के लिए तशेंगे। मेरी बात सुनकर प्रिंसिपल ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी जो मैंने कही थी, और वो भी बगैर सोचे समझे। लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। मैं उस वक्त 7वीं क्लास का तालिब इल्म था। मेरा दिल टूट सा गया, मगर मेरी तो तरबियत ही कुछ और तरह हुई थी। मुझे तो हौसले और अज़म का सबक सिखाया गया था। मैं वापस अपने बाप के साथ गांव आ गया। मैंने अब्बा जान से कहा कि मैं छत पर ही सोऊंगा। अब्बा जान हैरान हुए कि इतनी सर्दी में बाहर छत पर कैसे सोएगा, लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि मैं अब नीली छत के नीचे ही सोया करूंगा। अब्बा जान ने मुझसे पूछा कि बेटा ऐसा क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, यूं खुले आसमान के नीचे क्यों सो रहे हो। मैंने अब्बा से कहा, अब्बा जान प्रिंसिपल की बातें सुनकर मेरा दम घुट चुका है। मैं आज़ाद फिजा में सांस लेना चाहता हूँ। मैं उन तारों को महसूस करना चाहता हूँ। मेरी मंजिल इतनी ही दूर है जैसे कि ये तारे। मैं जानता हूँ कि ज़िंदगी में मुझे बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं वो मंजिल हासिल करके ही रहूँगा। बेटे की बात सुनकर बाप की आंखों में आंसू जारी हो गए। बाप ने कहा, बेटा मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। तुम उस प्रिंसिपल की बातों को दिल पर ना लो, बल्कि हिम्मत और अज़म से अपनी मेहनत जारी रखो। इंशाअल्लाह तुम्हें अपना मकाम जरूर मिलेगा। ये बात तो जहन नशीन हो गई थी कि अंग्रेजी सीखना लाजिम है। लियारी ही में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के बैनर्स और पोस्टर्स लगे हुए थे। मैंने वालिद साहब से कहा कि मुझे इस स्कूल में दाखिल करवा दें। अंग्रेजी सीखने के लिए मैंने खुद ही कोशिश कर दी। कभी अंग्रेजी अखबार मिल जाता तो वो पढ़ता, कभी ग्रामर की कोई किताब पढ़ लेता। साथ में स्कूल के असातिज़ा से जो मदद मिल जाती उससे पढ़ाई भी कर लेता था। क्योंकि ये एक छोटा स्कूल था, लेकिन कुछ असातिज़ा इंतहाई मेहनत से पढ़ाया करते थे। जब मैट्रिक के इम्तहान थे तो लोगों ने मुझे भी नकल करने की तरगीब दी, मगर मैंने इनकार कर दिया कि मुझे अपनी मेहनत का फल चाहिए, और मेहनत का फल ज़ाया नहीं होता। यही मेरी वालदा की भी मुझको नसीहत थी, और हुआ भी यही। मैट्रिक का जब नतीजा आया तो मेरा A1 ग्रेड आया था। मैंने मैट्रिक सन 2003 में किया था, जबकि उसी साल के आखिर में DG साइंस कॉलेज कराची में दाखिला लेने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। बायनाज साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी उस कॉलेज के तालिब इल्म रहे थे। FSC के दौरान मैं ट्यूशन भी पढ़ाता रहा, क्योंकि जाहिर है वालिदैन पर इतना बोझ नहीं डाल सकता था। लेकिन उसकी दूसरी वजह यह भी थी कि मुझे दर्सो तदरीस और तहकीक से दिलचस्पी थी। मुझे लगा था कि अगर मैं पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा सीखूंगा, और हुआ भी यूं ही। FSC का सिलसिला इसी तरह चलता रहा, और जब नतीजा आया तो यहाँ पर भी मैंने A1 ग्रेड हासिल किया। FSC के बाद खैबर पख्तूनख्वा के शहर सवाबी में गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट दिया। तैयारी पूरी थी, चुनाचे एंट्री टेस्ट शानदार तरीके से पास किया और 100% स्कॉलरशिप मिली। मेरे भाइयों ने तालीम को अमलन खैर बात कह दिया था। वो छोटे मोटे कारोबार कर रहे थे, जिससे वो हर माह मुझे माकूल सी रकम भेज देते थे। ये रकम मुझ जैसे तालिबिन जिसकी सारी तवज्जो तालीम पर थी काफ़ी थी, जबकि यूनिवर्सिटी की तालीम तो थी ही स्कॉलरशिप पर। मतलब ये कि 7वीं क्लास में कराची आने के बाद जो मसाइल शुरू हुए थे वो FSC करने और यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद ख़त्म हो चुके थे, और कामयाबियों का सफ़र शुरू हो चुका था। आज अगर मैं तहकीक से वाबस्ता हूँ तो दर हकीकत ये मुझे गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट में
प्रोफेसर फजल अहमद खालिद सितारे इम्तियाज की तरगीब और हौसला अफजाई थी कि मैंने यूनिवर्सिटी ही में फैसला कर लिया था कि मुझे तहकीक से वाबस्ता होना है। यूनिवर्सिटी से मैं 2009 में फारिग हुआ और उसी साल एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल कराची में मुलाजमत शुरू कर दी। 1 साल तक मुलाजमत करता रहा। उस दौरान तहकीक और आला तालीम के मुख्तलिफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स और इदारों से राब्ते करता रहा, जिसके बाद मुझे जापान, कोरिया, कनाडा, जर्मनी, अमेरिका और अबू धाबी से स्कॉलरशिप की ऑफर्स हुई। एमफिल और रिसर्च करने के लिए सबसे बेहतरीन ऑफर खलीफा यूनिवर्सिटी अबू धाबी से मिली, क्योंकि उसके साथ अमेरिका की MIT यूनिवर्सिटी का भी ताउन था। दूसरी बात यह कि रिसर्च के दौरान उनका एजाज ये एक अच्छी तनख्वाह जितना था, जिसकी वजह से मैंने उसको कबूल कर लिया था। उसके बाद स्कॉलरशिप ही यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो समेत बहुत से आलमी इदारों में रिसर्च की और PhD मुकम्मल की। PhD के दौरान मेरी तहकीक ज़्यादातर ग्राफिन नाम के एक मादे पर थी, जिसको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ आलात बनाए। ये रिसर्च बहुत सी बैनुल अक़वामी जरीदों में शाये हुई। जब मेरी रिसर्च शाये हुई तो मुझे अमेरिका, अबू धाबी, बरतानिया और टोक्यो से मुख्तलिफ ऑफर्स आईं। मेरी रिसर्च कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक मायानाज साइंसदान को अच्छी लगी, जिन्होंने मुझे वहाँ जॉब की ऑफर की। वैसे तो तनख्वाह और मराहत के हिसाब से बेहतर ऑफर अबू धाबी से थी, मगर अब मेरा मकसद तनख्वाह नहीं बल्कि अगली मंजिल तक पहुंचना था। चुनांचे मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आने वाली ऑफर को कबूल किया, क्योंकि मुझे तहकीक के मैदान में काम करना था और शायद दुनिया भर में तहकीक के हवाले से सबसे बेहतर सहूलतें और माहौल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ही में दस्तयाब है, जहाँ से न्यूटन और स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंसदान भी मुंसलिक रह चुके हैं। 2 साल तक कैम्ब्रिज में रिसर्च साइंसदान की हैसियत से काम करने के बाद मुझे सीनियर रिसर्च साइंसदान की हैसियत से काम करने का मौका मिला। मुझे पता नहीं, मगर कहा जाता है कि कैम्ब्रिज में रिसर्च साइंसदान से सीनियर साइंसदान का दर्जा हासिल करने के लिए 2 साल बहुत ही कम अरसा है, और मुझे भी ये लगता है कि मैं वहाँ पर सबसे कम उम्र सीनियर साइंसदान हूँ। कैम्ब्रिज में जाने के बाद बहुत सी यूरोपीय कंपनियों और स्पेस एजेंसियों के साथ मिलकर स्पेस टेक्नोलॉजी से मुंसलिक आलात बनाए। उन आलात को टेस्ट करने के लिए वक्तन फवक्तन हवाई जहाज और मसनूई सैयारे लॉन्च करते हैं, जिनमें पैराबोलिक फ्लाइट, साउंडिंग रॉकेट और दीगर स्पेस क्राफ्ट शामिल हैं। ग्राफीन को पहली मर्तबा खला में भी ले जाने का मौका मिला। मुख्तलिफ तहकीकात भी जारी हैं, जिसमें सेंसर्स के अलावा खला में अगर जिस्म पर जख्म लग जाए तो उसको किस तरह भरा जा सकता है, उस पर भी काम जारी है। इसके अलावा पाकिस्तानी तालिबीमों के लिए बरतानिया की कुछ तंजीमों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें उनको सैटेलाइट की सहूलत फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे मौका मिला तो अपने मुल्क में जाकर काम करने पर फख्र महसूस होगा। जिंदगी की इस दौर और अपनी कामयाबी से मैंने ये सबक सीखा, लोगों की तनकीद और तंज पड़े फिक्रे आपके लिए मुफीद भी साबित हो सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उनको कैसा जवाब देते हैं, आपका रद्द-ए-अमल कैसा होता है। क्या किसी के तंज या तनकीद से आप मायूस हो जाते हैं या फिर आपको एक नई एनर्जी मिलती है। मुझे स्कूल के प्रिंसिपल का फिक्रा आज भी याद है। प्रिंसिपल साहब के उस तंजिया फिक्रे के बाद मुझे एक नई ताकत मिली थी। अपने वालिदैन की दुआ की बदौलत और अपनी मेहनत की वजह से मैं ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां पहुंचने के लिए लोग तमन्ना करते हैं,
नाजरीन, अगर आपको आज की एक सच्ची कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहन करीब।